और आपको बताएंगे समंदरी में ट्रोमा सेंटर की तामीर सुस्त रवि का शिकार हो गई। ट्रोमा सेंटर की तामीर के लिए 5,48,00,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं ट्रोमा सेंटर की तामीर के लिए 5,48,00,000 जारी किए गए हैं, लेकिन काम मुकम्मल न किया जा सका। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर से वजाहती जवाब तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं समंदरी में ट्रोमा सेंटर की तामीर सुस्त रवि का शिकार हो गई। ट्रोमा सेंटर की तामीर के लिए 5,48,00,000 जारी किए गए, लेकिन काम मुकम्मल न किया जा सका। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर से वजाहती जवाब तलब कर लिया। आप बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, समुद्री में ट्रामा सेंटर की तमीर सुस्त रवि का शिकार है। महकमा बिल्डिंग हकाम की जानब से कॉन्ट्रैक्टर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में महकमा बिल्डिंग हकाम की जानब से कॉन्ट्रैक्टर्स को हदायत जारी की गई हैं कि 5,48,00,000 से ज़ायद के फंड जो है वो समुद्री में ट्रामा सेंटर्स के लिए जारी की गए। वो ट्रामा सेंटर की तकमील ना की जा सकी और महकमा बिल्डिंग हकाम की जानब से कॉन्ट्रैक्टर को हदायत जारी की गई कि जल्द से जल्द जो है वो स्कीम पर काम शुरू किया जाए। और अभी जो है वो स्कीम पर काम जो है वो आर्जी तौर पर रुक चुका था, जिसकी वजह से बिल्डिंग काम की जानब से कॉन्ट्रैक्टर से वजाहती जवाब भी तलब किया गया है और स्कीम नाम कम करने पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया है। और ये समुद्री में जो ट्रामा सेंटर की तमीर नो का मनसूबा था, ये डीपी स्कीम 2021 और 22 में शामिल था, जिसके लिए समुद्री में जो है वो शहरियों के लिए जो अरसा दराज से जो ट्रामा सेंटर की सहूलियत का फुकदान था और इसको एडीपी स्कीम में भी शामिल किया गया था। अभी जो है वो बिल्डिंग का काम के कॉन्ट्रैक्टर्स को फंड्स तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ताहाल जो है वो स्कोप ऑफ वर्क जो है वो प्रोग्रेस स्लो है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का काम की जानब से मरासला जारी करते हुए वजाती जवाब तलब किया गया है और काम को शुरू ना करने पर जो है वो इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं सस्ता आटा सेल पॉइंट से मिलने वाले आटे पर शहरियों के तहफुजात। शहरियों का कहना है कि आटा नाकिस क्वालिटी का है, रोटी बनाने के बाद खाने के काबिल नहीं रहती। मजबूरी की सूरत में सस्ता आटा खरीदते हैं ताकि बच्चों का पेट पाल सकें। बात करेंगे फजील अहमद से। बताइएगा फजील। बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरियों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और शहरियों की जानिब से कहा जाता है कि अगर आटा लेना है तो दिहाड़ी तोड़ना पड़ती है। बच्चों को अगर लाइन में खड़ा कर दें तो बच्चों को आटा नहीं दिया जाता और काम काज छोड़कर आटा लेने के लिए यहाँ पर घंटों ज़ाया करने के पड़ते हैं। जब आटा लेकर घरों को जाते हैं तो उसकी रोटी बनाते हैं तो वो रोटी खाने के काबिल नहीं होती। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, जो आटा यहाँ से मिलता है इसकी क्वालिटी कैसी है, रोटी खाने वाली होती है या नहीं, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अपना ये ना ਜਿਹੜਾ अपना क्या कहते हैं रोटी काली हो जाती है, घंटा 2 घंटे बाद खाइए तो काली हो जाती, खाण काबल नहीं होती, लेकिन मजबूरी है, गरीब बंदे बंदा खाता, लेकिन नहीं इनू इदा होना चाहिए। जी बिल्कुल, मजबूरी है आटा क्योंकि मिलता नहीं और यहाँ से जो लेकर जाते हैं आटा उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है। शहरियों का कहना है कि रोटी जो है वो कुछ ही देर के बाद काली हो जाती है। और भी यहाँ पर शहरी हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा कि ये आटे की क्वालिटी के हवाले से क्या कहेंगे, आटा ठीक होता है या नहीं, क्या कहेंगे? सलाम अलैकुम जी। ਇਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਕਣਕ ਪਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ, ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਆਉਂਦਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਵਾਂਕੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ नहीं सही आਉਂਦੀ। जी बिल्कुल, जो सेल पॉइंट से मिलने वाला आटा है सरकारी रेट पर, उसकी ये शिकायत काफ़ी दिनों से मसूल हो रही थी और शहरियों की जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा था कि रोटी खाने के काबिल नहीं होती। और शहरी जो है उनका कहना है कि मजबूरी की सूरत में ये जो आटा है ये ख़रीदा जाता है क्योंकि गंदम मिलती नहीं, महंगी मिलती है और सस्ता आटा लेकर गुजारा कर रहे हैं, और लेकिन रोटी जो है वो खाने के काबिल नहीं होती। शुक्रिया मजबूरी की फजील अपडेट करने के लिए। एलसीज न खुलने के बायस घी और ऑयल इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार हो गई। घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने क्रेडिट पर डीलर्स को माल देने से इनकार कर दिया। घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे का अंदेशा है। अवैस खान से बात करेंगे। अवैस बताइएगा।
लेटर ऑफ क्रेडिट जारी ना होने के बायस जो है बरामदी माल पाकिस्तान में ना आने के बायस जो है वो घी की इंडस्ट्री को भी खासी हद तक नुकसान पहुंच रहा है। और इसी हवाले से जो घी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी जानिब से क्रेडिट पर डीलर्स को माल देने से इनकार जो है वो कर दिया गया है, जबकि इस सूरत हाल के बायस जो है जहाँ पे घी की भी बुरानी कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ असली अंजुमन ताजरान के सदर तीसरे सदर हाजी मोहम्मद हाशिम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो है घी की इंडस्ट्री को जो कितना फ़र्क पहुँच रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एलसी के ना खुलने की वजह से घी इंडस्ट्री बहुत बुरहान में है, क्योंकि आरबीडी के कंटेनर जितने वहाँ पर खड़े जब तक वो रिलीज़ नहीं होंगे ये बुरहान का शिकार होता रहेगा। इसका सारा असर आवाम पे पड़ेगा। घी महंगा हो रहा है, जिस तरह पहले दालें महंगी हैं, सब्ज़ी की बहुत सारी आइटमें जो बहुत महंगी वहाँ पर कंटेनर खड़े हैं, रिलीज़ नहीं हो रहे। हुकूमत को चाहिए कि डॉलर का इंतज़ाम करे या एलसी इनका खोले जल्दी से, ताकि घी का मज़ीद बुरहान ना बढ़े। अगर इसी तरह चलता रहा तो आवाम पिसती रहेगी और ताजर हमारे भी बहुत परेशान हैं। तो मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से कि इसका कोई अरेंज किया जाए ताकि उनको रिलीज़ करके आवाम को सुख का सांस मिले। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए, ताजरों को मुश्किलात को दूर करने के लिए हुकूमत को जो है मैदान अमल में आना चाहिए, इक़दाम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है घी की इंडस्ट्री समेत जो है दीगर जो मईशत को नुकसान पहुँच रहा है बरामदी माल ना आने के बहस। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में गैर मुल्क ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में कमी, चक्की के आटे की कीमत भी कम हो गई। महकमा खुराक ने आटा जखीरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग में गैर मुल्की गंदम आने से ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में कमी, चक्की के आटे की कीमत भी कम हो गई। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में गैर मुल्की गंदम की मजीद 5000 बोरियां महकमा खुराक को मौसूल हो गई हैं। इस हवाले से अब 35,000 के करीब गंदम की बोरियां जो है वो मुख्तलिफ गोदामों में ज़ख़ीरा कर ली गई हैं। बिलाशुबा इस गंदम के आने से जो शहर में आटे की किल्लत का बहरान था वो अब कम होने लगा है और आटे की कतारें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब कम होती नज़र आ रही हैं। मॉडल बाज़ार में भी जो लोग सुबह आटे के लिए आया करते थे अब उनकी कतारें खासी कम हो चुकी हैं। इस हवाले से महकमा खुराक का कहना है कि ज़िला भर में 20,000 आटे के थैले जो है मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स पर फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो आम ओपन मार्केट है वहाँ पर गंदम की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। जहाँ गंदम पहले 5,000 रुपये फ़ी मन में मिल रही थी, अब वहाँ पर गंदम 3700 रुपये फ़ी मन में दस्तियाब है। और ये वजह है कि अब चक्की के आटे की कीमत में भी जो है वो कमी हुई है। चक्की का आटा जो है वो 140 से 145 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो हम महकमा खुराक का ही कहना है कि ऐसे दुकानदार जो आटे का ज़ख़ीरा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं और आटे के जो सेल्स पॉइंट्स थे उन पर उनके लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किए गए हैं। तो हम डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग चौधरी मोहम्मद अशरफ बदर का कहना है कि ऐसे अपराध जो आटे को ज़ख़ीरा करने में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया मुबशर। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फ्राहम ना कर सके, चीनी की दस्तयाबी का मसला हल, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी भी मुयसर, लेकिन आटा और घी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क। सारिफीन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। आपको बता रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम ना कर सका, चीनी की दस्तयाबी का मसला हल, यूटिलिटी स्टोर से घी भी मुयसर। चीनी की दस्तयाबी का मसला हल नहीं हुआ। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान बताइएगा। आटा दस्तयाब है, चीनी दस्तयाब है, घी दस्तयाब है, दालें दस्तयाब हैं। झंग के बेशतर स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर अशिया खोरो नोश की तमाम अशिया दस्तयाब हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मार्केट के अंदर भी जो सरकारी आटा है वो 650 रुपये का है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी 650 का है। मार्केट के अंदर भी चीनी 90 रुपये है, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सिर्फ 1 रुपये सस्ती है। इसी तरह जो घी है वो भी 475 रुपये से लेकर 500 रुपये है। यूटिलिटी स्टोर पर भी रेट यही है। हमारे साथ सारिफ मौजूद हैं, बात भी करते हैं। अच्छा ये बताएं कि कोई सस्ती चीज़ यहाँ पे मिल रही है मार्केट से? कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ही उधर से मिल रहा है 600 का आटा, ऐसे इधर से मिल रहा है। घी भी इतना ही महंगा दे रहा है, जैसे वहाँ से ले रहे हैं ऐसे इधर मिल रहा है। हमें सस्ते जरूरत है, सस्ते। हुकूमत से क्या अपील करेंगी? भी सस्ती चीज़ें दें, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें घी वगैरह सस्ता दे भाई, आप जैसे सस्ती चीज़ें भेजें, आप
सस्ता घी दें आप। ये आवाम की अपील है। अली दिखाइएगा, ये यूटिलिटी स्टोर है जहां पर तिल धरने के लिए जगह नहीं होती थी और आज जो है ये खातून सिर्फ यहां पहुंची हैं और वो भी अशिया की कीमतें देकर परेशान हैं। ये यूटिलिटी स्टोर के जिम्मेदारान हैं जो कि यहां पर देख रहे हैं। तो आवाम की जानिब से ये अपील है कि हुकूमत सब्सिडाइज आटा, चीनी, घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर फराहम करे ताकि जो सार्फिन यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, झंग में माह जनवरी में प्याज की कीमतों में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 20 दिन में प्याज की कीमतों में 25 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। आवाम के लिए महंगे घी और प्याज से दाल को तड़का लगाना मुश्किल हो गया। बता रहे हैं आपको, झंग में माह जनवरी में प्याज की कीमतों में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 20 दिन में प्याज की कीमतों में 25 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। आवाम के लिए महंगे घी और प्याज से दाल को तड़का लगाना भी मुश्किल हो गया। बात करेंगे रमजान मिर्जा से ही, बताइएगा रमजान इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, आज जनवरी की 21 तारीख है और गुज़िश्ता 20 दिनों का अगर हम जो है वो रिकॉर्ड चेक करें तो प्याज की कीमतों में 25 रुपए तक का इजाफा जो है रिकॉर्ड किया गया है। यकम जनवरी को प्याज की कीमतें जो थी 195 रुपए से लेकर 200 रुपए थी, लेकिन इन 20 दिनों के दौरान 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिस वजह से आम सार्फिन के लिए प्याज का इस्तेमाल जो है, हंडिया बनाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ अशिया खुरनो जिनमें घी है, जिनमें सब्ज मसाला जात हैं, वो महंगे हो चुके हैं, तो दूसरी जानब प्याज की कीमतें भी जो है वो हुकूमत के बस से बाहर दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से आम सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में सेहत सहूलत कार्ड पर मरीजों का इलाज महंगा कर दिया गया। सी सेक्शन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैथिक समेत दीगर अमराज के ऑपरेशन की फीसों में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मेजर स्पेशलिटी के ऑपरेशन में 50% तक इजाफा हो गया है। बता रहे हैं आपको, फैसलाबाद में सेहत सहूलत कार्ड पर मरीजों का इलाज महंगा कर दिया गया। सी सेक्शन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैथिक समेत दीगर अमराज के ऑपरेशन की फीसों में 25% इजाफा, मेजर स्पेशलिटी के ऑपरेशन में 50% तक इजाफा हो गया है। बता रहे आपको, सेहत सहूलत कार्ड पर भी मरीजों का इलाज महंगा हो गया। सी सेक्शन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक ऑपरेशन की फीसों में 25% इजाफा, मेजर स्पेशलिटी के ऑपरेशन में 50% इजाफा हो गया। जनरल सर्जरी इलाज में 30 से 35% तक रेट बढ़ा दिए गए। सी सेक्शन डिलीवरी के रेट 20 से 30% तक बढ़ा दिए गए हैं। न्यूरो सर्जरी, यूरियोलॉजी ऑपरेशन में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेहत सहूलत कार्ड इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ शोबा अमराज से वाबस्ता जो रेट्स वगैरह हैं, जो फ़ीस वगैरह हैं, उनमें जो है इजाफा कर दिया गया है। इसमें गायनी, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और इस समय दीगर शोबा अमराज शामिल हैं। कितने फ़ीसद इजाफा किया गया है, हमारे साथ अलाइड अस्पताल के इंतज़ामिया मौजूद हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर अर्शिल चीमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे सेहत सहूलत प्रोग्राम में? हम लोग जो है ना तकरीबन 70% पेशेंट सेहत सहूलत प्रोग्राम पे इनरोल कर रहे हैं और यहाँ से वो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। रिसेंटली इसमें रेट भी इंक्रीज़ हुए हैं। जो डॉक्टर फ़हीम साहब हैं हमारे फोकल पर्सन, वो आपको बताएंगे जी रेट्स के बारे में। जी बिल्कुल, डॉक्टर फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन से शोबा अमराज में कितना कितना फ़ीसद जो है इजाफा हुआ है। डॉक्टर फ़हीम साहब बताएं, सेहत सहूलत प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कितना फ़ीसद इजाफा हुआ है? जी, ये तमाम स्पेशलिटीज़ में जो है 25% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और जो मेजर स्पेशलिटीज़ हैं लाइक न्यूरो सर्जरी है उसमें 50% जो रेट्स हैं उनके प्रोसीजर्स के तमाम के एनहांस हो गए हैं और जो जनरल सर्जरी है उसमें भी रेट्स जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुए हैं। ओवरऑल जो मेडिसिन केसेस हैं बाकी हॉस्पिटल में जितने भी सेहत सहूलत प्रोग्राम पे लेवल 5 पे जो मरीज़ आ रहे हैं, लेवल 5 को उन्होंने इंक्रीज़ किया है ताकि पेशेंट्स को मैक्सिमम जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। लेवल 5 से क्या मुराद है डॉक्टर? लेवल 5 जो बिग टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो कि प्रायोरिटी हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे मैक्सिमम जो टीचिंग हॉस्पिटल्स और टर्शरी केयर लेवल पे जो बिग प्रोसीजर्स होते हैं जो कि छोटे हॉस्पिटल्स में अमूमन नहीं हो पा रहे होते ड्यू टू लैक ऑफ HR एंड एक्सपर्टीज़, वो जो है जितने भी प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट ने उनको एनहांस कर दिया है। डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेबॉर्ट्री के टेस्ट किए जा रहे हैं, CT स्कैन है, इसके अलावा MRI है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, एक्सरे हैं, इन तमाम में भी जो है फीसों में इजाफा हुआ है? जी, उन्होंने प्रोसीजर की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ की है
उसमें हमारी लैब वैल्यूज़ आती हैं, उसके अंदर जितनी भी पेशेंट की मेडिसिन है, यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस हैं, उन्होंने ओवरऑल जो है वो एक पैकेज को एनहांस किया है ताकि हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट्स के ऊपर बेहतर से बेहतर जो है वो कंसंट्रेट कर पाए। 25 से 50% तक जो है वो इजाफा किया गया है और इस सिलसिले में जो असदार मरीज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से तबादला और तैनातियों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मोमिना रहमान को डेंटल सर्जन रूरल हेल्थ सेंटर हवेली शेख राजो तैनात कर दिया गया। डॉक्टर अंसार शहबाज का तबादला बुनियादी मराकज सेहत हवेली लाल से तांदेवाला कर दिया गया। फार्मासिस्ट साइमा नवाज का तबादला TSQ शोरकोट से DHQ अस्पताल जंग कर दिया गया। तबादले सेक्रेटरी हेल्थ की मंजूरी के तहत किए गए। बता रहे हैं आपको, जंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से तबादला और तैनातियों का सिलसिला जारी है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से तबादले और तैनातियां मुमकिन की गई हैं। डॉक्टर मोमिना रहमान को डेंटल सर्जन रूरल हेल्थ सेंटर हवेली शेख राजू तैनात किया गया है। डॉक्टर मोमिना रहमान जो है एडहॉक के तौर पर डॉक्टर के तौर पर तैनात की गई हैं, जो 1 साल की मुद्दत के लिए आर्जी तौर पर जो है काम करेंगे। जबकि डॉक्टर आंसर के बाद का तबादला बुनियादी मरकज सेहत हवेली लाल से तांदिया वाला कर दिया गया है। उसी के अलावा फार्मासिस्ट जो है साइमा नवाज, जिसे कब TSQ शोरकोट में अपने फ़राइज़ पर अंजाम दे रही थी, उनका तबादला भी DHQ अस्पताल कर दिया। तबादले की मंजूरी जो है सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से दी गई है और तब्दील होने वाले डॉक्टर्स को फौरी तौर पर चार्ज संभालने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। कहाँ ऊपर आऊं? फैसलाबाद के 70 असातिज़ा को ई-ट्रांसफ़र पर तहफ़्फ़ुज़ात। असातिज़ा ने ऑनलाइन ई-ट्रांसफ़र तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से दरख्वास्तें जमा करवा दी। CO एजुकेशन ने असातिज़ा को ज़ाती सुनवाई के लिए ऑफिस तलब कर लिया। असातिज़ा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ हाजिर होने की हिदायत की गई है। बता रहे आपको, फैसलाबाद के 70 असातिज़ा को ई-ट्रांसफ़र पर तहफ़्फ़ुज़ात। असातिज़ा ने ऑनलाइन ई-ट्रांसफ़र कर तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से दरख्वास्तें जमा करवा दी। जहांगीर अशरफ से मज़ीद बात करेंगे। जहांगीर, बताइएगा, असातिज़ा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्या क्या है? तालीम पंजाब की तरफ से साजा के तबादलों को ऑनलाइन कर दिया गया है और इस हवाले से दिसंबर में दरख्वास्तें तलब की गई थी, जिस पर स्क्रूटनी के बाद कुछ असातिज़ा को अहल करार दिया गया और कुछ की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई, जिस पर 70 असातिज़ा की तरफ से दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस सारे प्रोसेस पर, और उनकी जो दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं उसमें अपील की गई है और उसके साथ साथ जो प्रोसेस था ऑनलाइन उसमें तहफ़्फ़ुज़ात इजहार किया गया है। 70 असातिज़ा की तरफ से ये दरख्वास्तें सामने आई जिला फैसलाबाद में, जिस पर CO एजुकेशन ने तमाम असातिज़ा को अपने ऑफिस तलब किया है, जिसमें कहा है कि वो अपनी सफाई के हवाले से और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो हैं वो महकमा तालीम को पेश करें। अगर तो उनके एतराज़ात जेन्युइन हुए तो उनकी दरख्वास्तों को रिवाइज़ किया जाएगा और तबादलों के लिए उनको अहल करा दिया जाएगा। लेकिन वो अगर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ना दे सके तो इसमें उनकी दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनके तबादले उनकी मनपसंद जगहों पर नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से फैसलाबाद में पहले भी 2 ऐसे असातिज़ा सामने आए थे जिनकी तरफ से फेक डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए गए थे। बाद में सिक्योरिटी के दौरान वो पकड़े गए, लेकिन अब 70 असातिज़ा जो हैं उनसे डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा गया है कि उनकी तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और अपनी ऑब्जर्वेशन लेटर जमा करवाए गए हैं उन पर वो डिफेंड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंटरी प्रूफ को CO एजुकेशन ऑफिस जमा करवाएं, ताकि उनकी दरख्वास्तों को असर नौ देखा जाए और अगर उनमें कोई अहल करार पाया तो उसको तबादलों के लिए दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ ना दे सके तो उनके एतराज़ात को मुस्तरद करके जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मर्दमशुमारी के दौरान असातिज़ा की ई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। असातिज़ा मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में ड्यूटियां भी नहीं अंजाम दे सकेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया। असातिज़ा मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में ड्यूटियां भी नहीं दे सकेंगे। ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया। बात करेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी, ये ट्रांसफर पोस्टिंग पे मर्दमशुमारी के दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि असातिज़ा की ज़्यादातर ड्यूटियां जो हैं वो मर्दमशुमारी के ऊपर हैं। तो इस दौरान तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत की गई है कि वो असातिज़ा के तबादले ना करें, और इस हवाले से सख्ती से हदायत की गई है कि जो मैट्रिक के पेपर आ रहे हैं मार्च और अप्रैल में, उनके ऊपर भी जो है असातिज़ा को ड्यूटियां ना दी जाएं, ताकि वो मर्दमशुमारी में जो है अपनी ड्यूटियां सारे अंजाम दें। और इस हवाले से सख्ती से हदायत की गई है, कवायद और ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी की जाए। बासूरत दीगर मुतलका अथॉरिटीज़ जो तबादले करेंगे या असातिज़ा को इजाज़त देंगे मैट्रिक और इंटर की ड्यूटियां करने पर, उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया जुनैद अपडेट करने के लिए। बताएं आपको, फैसलाबाद में वासा की अदम तौजी, मोहल्ला इस्लामिया पार्क पानी में डूबने लगा। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गटर उबल पड़े। कई दिन से जमा गंदे पानी ने इलाका मकीनों के घरों की बुनियादें हिला दी। अहले इलाका गंदे पानी का निकास न होने पर वासा के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इलाका मकीनों का कहना है कि अगर सीवरेज सिस्टम बहाल न किया गया तो वासा दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में वासा की अदम तौजी के हवाले से मोहल्ला इस्लामिया पार्क पानी में डूबने लगा। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गटर उबल पड़े। कई दिन से जमा गंदे पानी ने इलाका मकीनों के घरों की बुनियादें हिला दी हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली नारू। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहल्ला इस्लामिया पार्क का इलाका है जो कि सीवरेज के पानी में डूब चुका है। हर गली में सीवरेज का पानी जमा है। गली से गुजरना इलाका मकीनों के लिए वबाले जान से कम नहीं है। ताफुन ज़दा माहौल पर सांस लेने पर मजबूर हैं इलाका मकीन। कहते हैं आए रोज़ का मसला है, आते हैं आर्जी तौर पर हल कर जाते हैं, लेकिन देर पा हल नहीं होता। आए रोज़ वही जो हालात हैं उनका सामना करना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद भी हैं। जी भाई, बताइएगा किन हालात का सामना करना पड़ता है, कब से ये मामला है और हल क्यों नहीं हो रहा? सर, तकरीबन 1-2 माह से ये मसला चल रहा है। हम कंप्लेन कर करके थक गए हैं। ना कोई काउंसलर, ना चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, ना एमएनए, ना एमपीए। वोट मांगने के लिए वो लोग आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो तकलीफ से हम गुजर रहे हैं वो नहीं उन लोगों को पता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गटर खुले पड़े होते हैं। अगर कोई हादसा हो गया उसके बाद फिर रोड ब्लॉक करने, ये ऐसी चीज़ों पे आवाम इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन ये मसले पे कोई भी बात करना गवारा नहीं कर रहा। 1.5-2 माह से हम किस तकलीफ में है। वो आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, अपना खर्चा पानी लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं, मसला नहीं हल हो रहा। हम तंग आके अब मीडिया पे ये करना चाह रहे हैं कि जो काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, इस चीज़ को हल करवाएं ताकि हम लोग बीमारियों से बचें। एक तो वैसे महंगाई ने तंग किया हुआ, और दूसरे ऐसे मसले हैं जिसपे हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और भी इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। आप तो दुकानदार भी हैं, यहाँ पे दुकान है आपकी, दुकान के बाहर पानी है, क्या मसला है, क्यों हल नहीं करते? हमारी दुकान में हमारा आधा कम रह गया है। ये इस गली से कोई ग्राहक आता ही नहीं हमारे पास। दूसरा, हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद से आता है वो भी नहीं जा सकते। हमारे लिए बड़ी परेशानी है, और बल्कि ये तकलीफ नहीं है, अजियत बन गई हमारे लिए। और शुक्रिया, बस इतने का। बिल्कुल जी, इलाका मकीनों के लिए जो परेशानी, आ जाओ आप मेरे पास, आ जाओ, बड़ा मसला है। आप अस्सलाम वालेकुम। ये गली का छोड़ें आप, ये 2 गलियां आगे चले जाएं, उस गली में मस्जिद है। उस मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो जब आते हैं वो सरिये के साथ अपना काम करते हैं, वो आर्जी सा काम करके चले जाते हैं। वो जब क्लियर हो जाता है नमाजी चले जाते हैं। वो सुबह निकालते हैं, शाम को भर जाता है, शाम को निकालते हैं, सुबह को भर जाता है। इसी वजह से कि ये तो ठीक है, ये गली के देख लें आपके सामने, जो उस गली में देखें मस्जिद भी है, मस्जिद नमाजियों के लिए परेशानी है। लोग नमाज पढ़ने के लिए घर से आते हैं, वो कपड़े साफ पहने होते हैं, वो गाड़ी वाला गुजरता है, वो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना कि इलाका मकीनों को जो है खासी परेशानी है। मोहल्ला इस्लामिया पार्क है, हर गली की यही सूरत हाल है, जिस पर इलाका मकीन मुतल्लिका महकमे से नाला नजर आते हैं और ये दरख्वास्त करते नजर आते हैं कि इनकी हालत ज़ार पर रहम किया जाए और ये जो मसला है इसको फिलफुल हल किया जाए। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबर टैक्सिंग म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली सामने आ गई। लाखों रुपए मालियत के गंदगी फेंकने वाले कंटेनर्स खुले आसमान तले गलने सरने के लिए फेंक दिए गए। कंटेनर शहर के मुख्तलिफ
पॉइंट्स पर रखने के बजाय ज़ाया किए जा रहे हैं। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है शहर भर की सफाई सुथराई के लिए नारे तो बुलंद किए जाते हैं। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत शहर भर की सफाई सुथराई के लिए हमेशा से अहकामात और हदायत तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन शहर भर को सफाई सुथराई के लिए जो शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कंटेनर रखे जाते हैं, गंदगी सफाई के लिए कंटेनर्स में गंद फेंका जाता है। मेरा कैमरा मैन राशिद अनवार अगर आपको दिखा सके कि लाखों रुपये मालियत के ये कंटेनर यहाँ पर शहर के सबसे बड़े वाटर वर्क्स के बैक साइड पर फेंक दिए गए, खुले आसमान तले फेंके गए, जबकि कंटेनर के ऊपर मेंशन भी किया गया कि अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कचरा मुझ में डालें। यहाँ पर ये खुले आसमान तले फेंके गए, शहर पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रखे जाते तो शहरी इसको इस्तेमाल करते, गंदगी इसमें डालते, जो कि गंदगी जो है यहाँ से जो इंतज़ामिया जो है वो इनमें से निकाल कर गंदगी ट्रालियों में लाद कर डंप्स में डंप्स करती है। लेकिन ये पॉइंट्स, ये जो कंटेनर है यहाँ पर रख दिए गए हैं, शहरी जो हैं वो गंदगी को शहर भर की शाहराहों के साथ मुख्तलिफ प्लाटों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से गंदगी में भी इजाफा होने लगा है, तोफन में भी इजाफा होने लगा है, शहरी भी परेशानी में मुब्तला है। इंतज़ामिया की ये नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस पर मुतअद्दिद बार जो सिटी 41 ने भी निशानदेही की है, जबकि इंतज़ामिया इस पर खामोश नज़र आ रही है। इंतज़ामिया से शहरियों का भी यही मुतालबा किया जा रहा है, इन कंटेनर को जो है खुले आसमान तले फेंके गए, इनकी रिपेयरिंग करके शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रखे जाने चाहिए, ताकि शहरी इनको इस्तेमाल करके गंदगी इनमें फेंके और शहर भी जो है वो साफ सुथरा दिखाई दे। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का अहम इलाका सलीमी चौक अल-फतेह ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कचरा कुंडी बना दिया गया। फुटबॉल ग्राउंड के साथ कचरे के ढेर लग गए। बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, बताइएगा। बिल्कुल, सलीमी चौक अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो कि फैसलाबाद का एक अहम इलाका है और यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खेलों के अतबार से बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन इसकी जो फुटबॉल ग्राउंड है उसकी दीवार के साथ कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं और काफ़ी अरसे से ये ढेर मौजूद है। किसी किस्म की उठाने की कोशिश भी नहीं की गई। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए से बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट के ढेर मौजूद है? जी बिल्कुल, ये आपके सामने है। ना इधर कोई डिपार्टमेंट तो जो देता है, जो इतना कचरा पड़ा हुआ, बेइंतहा बदबू आ रही है, आना जाने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जब कोई इधर कोई सियासी माहौल होता है तो फौरन सफाइयाँ हो जाती हैं, ना इधर कोई सफाई वाला आता है, ना कचरा उठाने वाले आते हैं। बहुत परेशानी है हम लोगों को। परेशानी है जी, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे उनका सियासी इवेंट होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो दो तीन महीने हो गए ये ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है, इधर कोई भी नहीं आता, कोई इधर से गुजरता भी है फिर भी नहीं यहाँ पे ब्रेक लगाता, ठीक है, इसलिए वो उठाते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और साथ ही रहायशी इलाका भी है, लेकिन किसी भी किस्म जानिब से तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके सबब जो शहरी हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। और एक अच्छा और खूबसूरत जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेज रोड चिन्योट पर 7वें रोज भी सीवरेज का मसला हल ना हो सका। सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट में कॉलेज रोड पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो सीवरेज का मसला बना हुआ है, अभी तक वो पाइपलाइन जो ब्लॉक की अभी तक ओपन नहीं हो सकी। म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया दिन रात यहाँ पर काम कर रही है। चीफ सेंटर इंस्पेक्टर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं। मार साहब, बताइएगा ये क्या इशू आ रहा है? गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ से पानी नहीं खत्म हो रहा है, आप काम भी कर रहे हैं, क्या मसला आ रहा है? यहाँ लोग जो हैं वो कूड़ा करकट और जो गोबर कूड़ा करकट इस तरह शापर्स वगैरह जो सीवर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये बंद हुआ है। काफ़ी शापर निकाले हैं और दिन रात हम इसको जेटिंग शक्कर और पीटर पंप के जरिए निकासी कर रहे हैं। रोड को क्लियर किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं इसको जल्द ही इसको काटने की बजाय इसको वैसे ही खोला जाए ताकि कोई मसला न बने, रोड में रुकावट न पैदा हो। तो हम तकरीबन ये साहब दिन से दिन डे नाइट काम कर रहे हैं, 24 आवर्स काम कर रहे हैं, 1 मिनट में भी कोई वक्फा नहीं कर रहे इसमें। बिल्कुल जी, पाइपलाइन बंद होने की वजह से मशीनों के ज़रिए यहाँ से निकासी आपका निज़ाम चलाया जा रहा है, लेकिन इस रोड पर ख़राब ये एक तकरीबन 200 मीटर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बड़े अरसे से ख़राब है और कीचड़ है। यहाँ पर अस्पताल मौजूद हैं,
कॉलेज मौजूद है, सरकारी दफातर मौजूद हैं, लेकिन म्यूनसिपल जो इंतज़ामिया है इसका पैच वर्क भी नहीं करवा रही। जो लोग यहाँ पर दुकानें बना के काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? इधर भाईजान आने जाने वाले को बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। हर रोज़ इधर कम अज़ कम 5-7 जो हैं एक्सीडेंट होते हैं। इधर से बेचारे जाते हैं, स्लिप होता है, मोटरसाइकिल नीचे गिरते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, खूनो खून हो जाते हैं। उसके अलावा इधर आने जाने के लिए हमें भी मुश्किलात होती है। इधर सेलिंग के लिए हमारी शॉप्स हैं, कस्टमर नहीं आते हैं। ये अरसा दराज से ये सिर्फ एक 200 मीटर का टोटा है जो कि मुसल टूटा हुआ है, और जो इसके साथ ही बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर है, लेकिन आज तक उन्होंने इसको मुरम्मत नहीं करवाया। डिग्री कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, DHQ अस्पताल का दरवाज़ा इसको लगता है, प्राइवेट अस्पताल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। और अब गुज़श्ता एक हफ्ते से यहाँ पर पानी मौजूद है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी माली तौर पर बेबस, शहर की वाहिद सेकिंग मशीन का पाइप भी टूट गया। बंद सीवरेज के मसाइल के हल होना नामुमकिन हो गए। पाइपलाइन के लिए फंड्स के इंतजाम करना भी मुश्किल हो गए। बता रहे हैं आपको, जंग में म्यूनिसिपल कमेटी माली तौर पर बेबस है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। की कमी का मसला जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। झंझे शहर की वाइड शकिंग मशीन जो सीवरेज बंद होने के बायस जो है वो काम आती है म्यूनसिपल कमेटी की, उसकी पाइपलाइन जो है वो टूट गई, जिसके बाद पाइपलाइनिंग के लिए भी फंड जो है वो इंतजाम करना म्यूनसिपल कमेटी के लिए मुश्किल हो गया है। हुकूमती सतह पर म्यूनसिपल कमेटी को फंड के इजरा के हवाले से कोई इकदाम मुमकिन नहीं हो पाए हैं, जिसके बायस मसला संगीन होता चला जा रहा है। सूरत हाल में शेयरिंग जंग से मुतालबा किया गया हुकूमत पंजाब से कि फौरी तौर पर म्यूनसिपल कमेटी को फंड जारी किए जाएँ ताकि शहर के अंदर तरक्याती काम जो है उससे दुश्वारी न पेश आए। ठीक, अवैस बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग की तहसील 18 हजारी में रेवेन्यू अफसरान की तैनाती कर दी गई। 6 माह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीटें खाली करनी पड़ती थीं। खाली सीटों की वजह से मकामी रिहायशियों को रेवेन्यू के मुतालिक कामों के लिए जंग का रुख करना पड़ता था। तहसीलदार के तौर पर उस्मान गनी और नायब तहसीलदार के तौर पर मोहम्मद अकरम की तैनात किया गया था। रेवेन्यू अफसरान की तैनाती के बाद अफसरान मकामी तौर पर हल हो सकेंगे। बात करेंगे अवैस खान से ही, हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग की तहसील 18 हजारी में रेवेन्यू अफसरान की जो तैनाती कर दी गई है। 6 माह तहसीलदार और तहसीलदार की सीटें खाली पड़ी थी। स्विच 41 की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है इस मसले की निशानदेही की गई। नाम एक अच्छी खबर है कि तहसीलदार के तौर पर गनी और नायब तहसीलदार के तौर पर मोहम्मद अकरम को तैनात कर दिया गया है। खाली पड़ी सीटों के बायस जो है वो तहसीलदार जंग जो है उनको इजाफी चार्ज दिया गया, जिसके बायस 18 हजारी के रिहायशियों को रेवेन्यू से मुतल्लिक कामों के लिए जंग का रुख करना पड़ता था। तमाम अब रेवेन्यू अफसरान की तैनाती के मसाइल निज़ामी तौर पर हल हो सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। महकमा एनहार फैसलाबाद का जमीनी पानी हमवार करने का सेम वेल्स का मंसूबा नाकामी से 2-4 हो गया। मंसूबा चलाने के लिए कोई भी अमली इकदाम न किए गए। खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इंक्वायरी भी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सकी। आपको बता रहे हैं, महकमा एनहार फैसलाबाद का जमीनी पानी हमवार करने का सेम वेल्स का मंसूबा नाकामी से 2-4 है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात करें अगर महकमा एनहार के हवाले से, तो यहाँ पर जो सेम्प एंड वेल्स का जो मंसूबा चल रहा था उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान में चल रहा है। उसकी जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग भी प्रॉपर नहीं होती रही, तकरीबन बंद हो गया और उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। यहाँ पर हमारे साथ यूनियन रहनुमा मौजूद है पाकिस्तान इरीगेशन एम्प्लॉइज़ के, जिनकी दरख्वास्त पर इंक्वायरी तो बैठा दी गई लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई, जिसकी वजह से महकमा एनहार को भी नुकसान पहुँच रहा है, ख़जाने को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो इस हवाले से राना इकरार हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बताइएगा, क्या मनसूबा है, क्या नुकसान हो रहा है और अभी क्या स्टेटस है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेम वेल्स का मनसूबा फैसलाबाद की 4 तहसीलों में शुरू किया गया था और इसमें तकरीबन कोई 85 करीब सेम वेल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए थे। मकसद ये था कि पानी जो ज़ेरे ज़मीन है उसको मेंटेन किया जाए।
अच्छा, ये मनसूबा जो था वो वापडा सकारब के अंडर शुरू किया गया था और बाद अज़ां वापडा सकारब को ख़त्म कर दिया गया और वो सारे का सारा मनसूबा जो है इरिगेशन को ड्रेनेज 4 मैकेनिकल सब डिवीज़न को हैंड ओवर कर दिया गया। अच्छा, उसमें ये लोग जो हैं ये ज़ाहिर है उसमें मेंटेनेंस के नाम पे और रिपेयर के नाम पे करोड़ों रुपया सालाना जो है वो गैर कानूनी तरीके से मतलब इस्तेमाल करते रहे और जेबें भरते रहे और इस पे ज़ाहिर है फिर हमने को मतलब साइट विज़िट किया, हमने सारे हक़ाइक़ जाने और उसके बाद फिर हमने ये दरख्वास्त दी अब्दुर्रहमान जो हमारे सीनियर जोनल चेयरमैन हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी सलीम भट्टी को, चीफ इंजीनियर को, उन्होंने सलीम भट्टी को जनाब इंक्वायरी ऑफिसर लगाया। सलीम भट्टी ने हमारे साथ साइट विज़िट भी किया और वहाँ पे ये भी इंकशाफ हुआ कि बिजली भी चोरी हो रही है, कंट्रोल शेड जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और इसी तरह ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं, मछली फार्म पे जो मछली फार्म हैं वहाँ पे जो ट्यूबवेल हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो ये भी इंकशाफ हुआ और वहाँ पे आप ख़ुद भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह इन्होंने मोटरें जो हैं वो चोरी की हैं, ट्रांसफार्मर जो हैं वो चोरी किए हैं और बार बार ये चेंज करते रहे और बार बार मतलब तारें जो हैं वो चोरी होती रहीं और ये ख़ुद करवाते रहे। तो ये इंक्वायरी जो थी वो फाइनल हो गई थी और लेकिन ये है कि एससी जो सलीम भट्टी थे, एससी ईस्ट एलसीसी ईस्ट, वो जाते हुए अपनी रिटायरमेंट से तकरीबन 3 दिन पहले उसको ड्रॉप कर गए और ये फिर चीफ इंजीनियर ने भी उसको ड्रॉप कर दिया। हमने इस पे एहतजाज किया और आज तक एहतजाज कर रहे हैं। तो हमने अभी फिर दोबारा इस पे दरख्वास्त दी है। ये मामला सेक्रेटरी साहब इरिगेशन के पास भी पहुंचा है। तो हम मीडिया के तवस्सुत से और अरबाब इख्तियार से और अदारे के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से ये कहना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इसको ज़रूर मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए ताकि अदारा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। जिस हवाले से मुतालबा यही किया जा रहा है कि महकमा अनहार का जो नुकसान हुआ है। अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं शोरकोट बार के नौमुंतखब सदर और साबिक सदर को 10 लाख रुपए का चेक मिल गया। इमरान खान के स्पोक्सपर्सन बैरिस्टर हसन न्याजी ने चेक पेश किया। एडवोकेट चौधरी मुश्ताक, वाइस चेयरमैन पंजाब बार सैयद जाफर त्यार बुखारी, मेंबर पंजाब बार मियां मेहरान राना मोहम्मद हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर बार एसोसिएशन सज्जाद चौधरी का कहना था कि रकम बार की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। रकम कचहरी में टफ टाइल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर चीजों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए फंड्स में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन ने फंड्स की फराहमी के लिए नई शराइत आयद कर दी। फंड सिर्फ मुंतखब बैंक अकाउंट के जरिए ही जारी किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को अहकाम जारी। पंजाब भर में 3400 स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स की तामीर जारी है। आपको बता रहे हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए फंड्स में मुबैना करप्शन का इंकशाफ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जुनेद बताइएगा। जी, ये अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स पंजाब भर में इनकी तादाद 5000 है और 3400 के करीब जो है वो नए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को हिंसों की मदद से जो है वो लफ्ज़ों की पहचान करवाई जाती है। और इस हवाले से ये जो 3400 बनाए जा रहे हैं, इससे कबल जो 5000 बनाए गए थे उनमें जो फंड्स फराहम किए गए थे उसमें मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ था और लाखों रुपए जो है वो खुर्द-बुर्द किए गए थे। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शराइत जो है फंड्स की फराहमी के हवाले से मजीद सख्त कर दी है और इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटीज़ को कहा है कि मुस्तनद बैंकों की तफसीलात फराहम की जाए और सिर्फ उन्हीं बैंकों के जरिए जो है ये फंड्स फराहम किए जाएंगे और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा जो फंड्स खर्च किए जाएंगे अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के ऊपर। और इस हवाले से जो रिकॉर्ड नहीं रखेंगे जो अथॉरिटीज़, उनके खिलाफ फंड्स के हिसाब लिया जाएगा और दूसरा उनसे फंड्स जो हैं वो जो खुर्द-बुर्द किए जाएंगे उनका भी हिसाब किताब मुकम्मल तौर पर लिया जाएगा और किसी भी किस्म की करप्शन जो है इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद अपडेट करने के लिए। पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 10वां इजलास वासा फैसलाबाद के जेर तमाम 38,93 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्सेप्ट पेपर्स क्लियर करार दे दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। वकास बताइएगा।
एक्सटर्नल डेवलपमेंट कमेटी ने फैसलाबाद के मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से कॉन्सेप्ट पेपर को क्लियर करार दे दिया है। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से कमोबेश 38 अरब रुपए की लागत से योमिया 66 मिलियन गैलन पानी जो है उसको न सिर्फ साफ किया जाएगा बल्कि रावी में शामिल किया जाएगा ताकि किसान जो हैं वो उस पानी से इस्तेफादा हासिल कर सकें, अपनी ज़मीनों को सैराब कर सकें। इस हवाले से डायरेक्टर PND हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ी साहब, हम आपसे पूछेंगे, रफ़ी साहब ये बताइएगा, कॉन्सेप्ट पेपर जो है ये क्लियर हो चुके हैं, क्या उम्मीद की जा रही है कि कब तक इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हो सकेगा, PC1 जो है वो अप्रूव हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पेपर हमने इसको 2 और 3 मंथ बिफोर फ्लोट किया था। तो उसके लिए क्योंकि ये लोन का प्रोजेक्ट है तो एक प्रोविंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कमेटी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। तो उस कमेटी ने ये प्रोजेक्ट अपनी 10th मीटिंग जो लास्ट थर्सडे को हुई है उसमें इसको क्लियर किया है। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट पेपर है थ्रू PDWP हमारा फेडरल लेवल पे जाएगा, वहाँ से इसकी अप्रूवल, जैसी अप्रूवल होती है लोन की तो इसमें जो फाइनेंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिन्होंने हमारे साथ 1.3 मिलियन US$ की कमिटमेंट की है जिसके ज़रिए इसकी स्टडी होगी। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद कराची में होने वाली विमेन पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैंप लगा दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अली रजा। अली, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरयूनिवर्सिटीज़ कराची में होने वाली में फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लड़कियां वॉलीबॉल के लिए पुरअज़्म है। उनका ये कहना है कि इंटरयूनिवर्सिटी में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी और अपने जो है वो जौहर जो है वो दिखाएंगी। मेरे साथ यहाँ पे प्लेयर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, किस तरीके से तैयारी आपकी चल रही है और इंटरयूनिवर्सिटीज़ में क्या टफ टाइम देंगे आप दूसरी टीमों को? जी इंशाल्लाह, हम सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की टीम है, पिछले 2 साल से खेल रहे हैं वॉलीबॉल। लास्ट टाइम भी हमने खेला था, कामयाब जवान में हम गए थे, वहाँ हमने लम्स के साथ काफ़ी उनको टफ़ टाइम दिया था। ऑल्दो वहाँ उनके बहुत अच्छे प्लेयर्स होते लेकिन हम भी अपनी अच्छी तैयारी करके गए थे और इंशाल्लाह इस बार भी पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा खेल के आएंगे। और कराची में हमारे मैचेस होने वाले हैं अभी इंटरवर्सिटी, तो उसमें पूरे पाकिस्तान से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी टीम्स आती हैं, तो उनके साथ हमारे मैचेस होते हैं और इंशाल्लाह हम इस बार भी होपफुल हैं कि हम अच्छा खेलेंगे। अच्छा खेलेंगे। आप क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है और टफ टाइम देंगे, जम के मुकाबला होगा? जी हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम लोग हर साल प्रैक्टिस शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त